नमस्कार दोस्तों, आज के इस दौर में हर आदमी जिस्म का भूखा हो चुका है। हर आदमी हवस का पुजारी हो चुका है। कई लोग हैं, कुछ अच्छे इंसान भी अभी तक इस दुनिया में बचे हुए हैं, लेकिन दोस्तों 90% लोग हवस के भूखे हो चुके हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आए दिन कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। ऐसे ही दोस्तों बिहार में एक खगड़िया जिला पड़ता है। खगड़िया जिले के एक इलाके से एक मामला निकल कर सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों वहां एक सासू माँ अपने ही दामाद के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसे सुनने के बाद सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हक्का बक्का सब देखते रह जाते हैं। एक सासू माँ अपने ही सगे दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और सासू माँ मान लो कर भी रही थी तो दामाद को तो ऐसा नहीं करने चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप इस कहानी को अगर सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना बिहार में एक खगड़िया जिला पड़ता है। यह घटना वहीं की है, वहीं का ही रहने वाला एक राजन सिंह नाम का व्यक्ति होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है। दोस्तों उसके 2 लड़कियां होती हैं और दोनों लड़कियां बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई किया करती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी पढ़ाई भी बीच में ही दोस्तों रुक जाती है, जिसके वजह से वह उनकी लड़कियां भी अपने गाँव में ही धान की रोपाई किया करती थी, खेत खलिहानों में काम कर लिया करती थी, अपनी माँ के साथ हाथ बटा लिया करती थी। तो जो राजन सिंह होते हैं उनका भी कुछ पैसों का इंतजाम हो जाया करता था। इन्हीं सब के कारण उनका घर चलने लगा था। दोस्तों ऐसे ही वह चारों परिवार सुखी जीवन जीने लगे थे, लेकिन बीच में ही जो वह लड़की के पिताजी होते हैं दोस्तों, उनकी आए दिन तबीयत बिगड़ती रहती थी। लेकिन एक दिन इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों कमाने वाले मात्र सिर्फ वही राजन सिंह थे, जो अपने 2 बेटियां और अपनी पत्नी का भरण पोषण पालन पोषण किया करते थे। अब दोस्तों जब घर का मुखिया ही बीमार हो गया तो पैसों का आना बंद हो गया और घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलती चली गई। धीरे धीरे वह गरीबी की रेखा में घिरते चले गए। दोस्तों हर जगह से उनकी बेटियों ने कर्ज ले लिया था। उनकी माँ ने भी अपने रिश्तेदार रिलेशन में जितने भी लोग थे सभी लोगों से कर्ज ले लिया था। अब वह किसी से कर्ज भी मांगने जाते थे तो जो रिश्तेदार होते थे दोस्तों उन्हें कर्ज भी नहीं देते थे, कहते थे। और वह अपने मन में सोचते होंगे शायद कि जब घर का मुखिया ही बीमार है, उसका क्या पता कब गुजर जाए, तो हमारा पैसा कौन लौटाएगा, ये लड़कियां लौटाएंगी। इसी वजह से दोस्तों उनके रिलेशन वाले भी उन्हें पैसे कौड़ी देने से साफ साफ इनकार कर देते थे और कहते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, जो भी थे वह मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया और तकरीबन 1 महीने का टाइम बीत जाता है दोस्तों। और 1 महीने के बाद वह जो राजन सिंह होते हैं दम तोड़ देते हैं और उनका देहांत हो जाता है। अब दोस्तों जब राजन सिंह का देहांत हो जाता है तो उनकी पत्नी सावित्री देवी एकदम से टूट जाती है और वह काफ़ी चिंता काफ़ी टेंशन में चली जाती हैं कि मेरे पति ने मुझे बीच राह में छोड़कर चल दिए, लेकिन मैं इन बेटियों का भरण पोषण कैसे करूंगी और इनका पालन पोषण कैसे करूंगा, क्योंकि ना तो मेरे कोई बेटा है ना तो मेरा कोई सहारा देने वाला है। सिर्फ ये 2 बेटियां हैं और ये लड़की का जात कहाँ कमाएंगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना होने के कारण दोस्तों खेत खलिहान में ही काम किया करती थी। लेकिन जब उनके पिताजी भी गुजर जाते हैं तो अब लोग भी अंदर से एकदम से टूट जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, जैसे तैसे करके हॉस्पिटल का बिल को पे करते हैं, बॉडी को वह लोग अपने घर पर लेकर आते हैं और वहाँ पर रोना पीटना मच जाता है। जितने भी उनके रिलेशन वाले थे सभी लोग दोस्तों आते हैं और सभी लोग दुख में साथ देते हैं, दुख में हाथ बटाते हैं। लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था, रोने पीटने से कुछ होने वाला था नहीं दोस्तों। इसलिए बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यह जो सावित्री देवी होती है अपनी 2 बेटियों के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। ऐसे धीरे धीरे करते करते तकरीबन 1 साल का समय गुजर जाता है। दोस्तों 1 साल का समय गुजरने के बाद जो वहाँ के प्रधान होते हैं, उनके प्रधान द्वारा हर एक गांव में जॉब आई थी शौचालय की रख रखाव करने के लिए, देख रेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। उसी जॉब में जो सावित्री देवी है
उनका सिलेक्शन हो जाता है। वह जो गांव के प्रधान होते हैं वह भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए वह सोचते हैं कि इनकी 2 बेटियां हैं, ये अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करती होंगी, इसलिए वह उस शौचालय के रखरखाव में उन्हें रख दिया जाता है। उनकी सैलरी तकरीबन 12,000 होती है। दोस्तों जब उनकी सैलरी 12,000 होती है, जब उनकी ड्यूटी लग जाती है तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन काटने लगते हैं और बहुत सुखमय जीवन जीने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों तकरीबन उनकी बड़ी वाली बेटी जो संजू देवी होती है वह तकरीबन 19 से 20 साल के करीब पहुंच चुकी थी, और जो छोटी बेटी अंजू होती है वह भी तकरीबन 17 से 18 साल के बीच में पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों जो सावित्री देवी होती है उनको काफ़ी चिंता सताने लगी थी कि मेरी बेटी अब ब्याह करने लायक हो गई है, मेरी बेटी की अब शादी करने की उम्र हो गई है, मैं अपनी बेटी की अब शादी करूंगी। वह अपने ही मन में सपने सजाए रखती थी और अपनी बेटियों से कभी कुछ ना कहती थी। फिर दोस्तों एक दिन वह अपने ही ग्राम प्रधान से कहती हैं कि प्रधान जी, अगर कोई अच्छा सा ढंग सा कोई घर परिवार मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। फिर वह जो प्रधान होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वभाव के होते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, मैं इन बिटिया की शादी अपने दम पर करवाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे घर खोजने की कोशिश करूंगा। फिर दोस्तों वह जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान जो राजीव सिंह नाम के प्रधान होते हैं, वह एक अच्छा सा घर द्वार देखकर उस बड़ी बेटी संजू की शादी कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों जिस लड़के से उसकी शादी मानी गई थी वह एक डॉक्टर होता है जिसका नाम मनोज होता है। दोस्तों वह भी ऐसे ही लड़की खोज रहा था कि जो एकदम से गरीब घर की हो। उस मनोज का कहना था कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक अच्छी सी पत्नी आ जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। फिर दोस्तों जब प्रधान जी उनके घर यह रिश्ता लेकर जाते हैं तो उनको भी यह रिश्ता काफ़ी पसंद आता है। फिर प्रधान जी इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हैं तो एक दूसरे को देखते ही दोस्तों पसंद कर लेते हैं और बात आगे बढ़ जाती है, बात शादी तक आ जाती है। फिर एक दिन मनोज अपने घर परिवार सभी रिलेशन को इनवाइट करता है, फिर वह संजू से शादी ब्याह करता है, उसके बाद अपने घर लेकर चला जाता है। फिर तकरीबन दोस्तों 1 साल तक वह वापस नहीं आता है। उसकी माँ काफ़ी बुलाती थी कि बेटी कभी तो आ जाया कर, घूम कर चली जाया कर, लेकिन दोस्तों वह डॉक्टर होते हैं, उनकी छुट्टी बहुत कम ही होती थी। फिर एक दिन वह विचार बनाते हैं कि मैं आज अपने ससुराल चलूँगा घूमने के लिए। फिर वह अपने पत्नी संजू से भी कहते हैं कि संजू आज मैं तुम्हारे घर चलूँगा घूमने के लिए। जब संजू यह सुनती है तो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करती है, कहती है कि माँ मैं आज आ रही हूँ घर घूमने के लिए। फिर उसकी माँ भी दोस्तों बहुत ही तैयारी करती हैं, बहुत आदर सम्मान करने के लिए व्यवस्था करने लगती है। फिर जब वह मनोज संजू को लेकर अपने ससुराल पहुंचता है, जब उसकी सासू माँ उसे देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। दोस्तों फिर शाम होता है, खाना पीना सभी लोग खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जब सोते हैं तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में जो मनोज सावित्री का दामाद होता है दोस्तों उसे लघु शंका लग जाती है। फिर वह लघु शंका मिटाने के लिए बाहर जाता है। अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता ही होगा कि लघु शंका किसे कहते हैं। दोस्तों जब वह लघु शंका मिटाने के लिए घर से बाहर जा रहा था तभी उसकी सासू माँ के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अब जब अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगती हैं तो जो मनोज होता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह इस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। जब वह अपनी साली के कमरे की तरफ देखता है तो उसकी साली आराम से सो रही होती है। फिर वह जब अपने सासू माँ के कमरे के करीब जाता है और खिड़की से झांक कर जब देखता है दोस्तों तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसी की माँ फ़ोन में कुछ देखकर अपने हाथ को प्राइवेट पार्ट पर रखकर हस्तमैथुन कर रही होती है, जिसे देखने के बाद वह एकदम सा दंग रह जाता है। फिर दोस्तों वह दरवाज़ा खटखटाता है। फिर उसकी सासू माँ हड़बड़ा जाती हैं, एकदम से मोबाइल को बंद कर देती हैं। फिर अचानक से आकर दरवाजे को खोलती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या। फिर दोस्तों वह जो दामाद होता है मनोज कुमार वह कहता है कि सासू माँ आप यह क्या कर रही थी। फिर सासू माँ एकदम से हड़बड़ाती हुई बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं की, मैं तो सो रही थी। फिर मनोज कहता है कि मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ। जिसके बाद दोस्तों वह सासू माँ उसको ले जा कर के अपने बेड पर बैठाती है और सारी बातें बताने लगते हैं कि तुम्हारे ससुर जी तो कब के गुजर गए हैं, मैं अकेले ज़िंदगी जीते जीते ऊब गई हूँ, अब सिर्फ यही सहारा है, इसी के चलते मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट रही हूँ। जब भी मेरा मन करता है तो हस्तमैथुन कर लेती हूँ, इसी से मेरा
दिल संतुष्ट हो जाता है। अगर किसी और से भी मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो गांव देश में मेरी बदनामी होगी, मेरे चर्चे होंगे। इसलिए मैं इसी के डर के मारे मैंने अभी तक किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बना। मुझे डर है कि अगर गांव वालों को पता चलेगा कि मैं चरित्रहीन हूँ, मैं किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी, मेरी जो छोटी वाली बेटी है, तुम्हारी जो साली है अंजू, उसकी शादी में बाधा बन सकती है। इसलिए मैंने अभी तक किसी के साथ भी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। तो दोस्तों, जब यह मनोज कुमार सुनता है तो सुनते ही सोचता है और अपनी सासू माँ के बदन पर हाथ फेरने लगता है, उनसे तीखी तीखी बातें करने लगता है, प्यार भरी बातें करने लगता है। फिर थोड़ी ही देर बाद दोस्तों वह अपनी सासू माँ के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और उसकी सासू माँ भी उसे जरा सा भी मना नहीं करती है, उसके साथ उसका पूरा सहयोग करने लगती है। देखते ही देखते दोस्तों एक दूसरे का कपड़े उतारने लगते हैं। कपड़े उतारने के बाद यह दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लिपट जाने के बाद दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध इतने जोरदार तरीके से मनोज बनाता है कि सासू माँ की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती हैं और तकरीबन 3 से 4 बजे तक यह लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। उतने में करीब 3-4 बार हो जाता है। 3-4 बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोस्तों जो मनोज कुमार होता है, सावित्री का दामाद, फिर उसके बाद सावित्री के कमरे से निकलकर सीधा अपने रूम में जाकर लेट जाता है। अब दोस्तों यही कारनामा डेली चलने लगा था। अब जब भी रात होती थी सासू माँ अपने दामाद को इशारा करती थी और दामाद झट से अपनी सासू माँ के कमरे में चला जाता था। दोस्तों देखते ही देखते तकरीबन 7 दिन का टाइम गुजर जाता है और 7 दिन का टाइम गुजरने के बाद जो संजू होती है अब कहती है कि अब चलिए, अब घर चलना चाहिए। फिर दोस्तों वह मनोज कुमार अपने घर जाने की तैयारी करता है तो उसकी सासू माँ सावित्री देवी कहती है कि दामाद जी अब कब आओगे? तो जो दामाद होता है कहता है, सासू माँ हम ही आते रहे आपके यहाँ, क्या आप हमारे यहाँ नहीं आ सकती हैं? अंजू को लेकर के फिर कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी साली को और मैं खुद आपके यहाँ जल्द ही आऊँगी। फिर दोस्तों ऐसे ही आना जाना लगा रहता है और उन दोनों का शारीरिक संबंध ऐसे ही बनता रहता है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखना ना भूलें ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल से फिर 6:30 बजे एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।